नमस्कार शिक्षार्थियों। आज बहुत अच्छा सा टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का जो शुरुआत है, जो रीट का पहला अध्याय है, उस पर एक बच्चे ने आज मुझसे प्रश्न किया कि मैम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। और वास्तव में ये एक ऐसा प्रश्न था जिसमें अधिकतर बच्चे कुछ भ्रम में थे, कुछ भ्रांति के साथ जुड़े हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे। तो सोचा चलो आज इसी पर हम बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। देखिए, बाल मनोविज्ञान मतलब बालक का मन, मन का विज्ञान मनोविज्ञान। अब मन का विज्ञान मतलब आपके मन को पढ़ना सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से, वो हो गया मनोविज्ञान। और बाल विकास मतलब बालक का विकास। देखिए, प्रारंभ में बहुत पुरानी यदि हम बात करें, 400 ईसा पूर्व की बात यदि हम करते हैं, तो ये जो मन है इसका अध्ययन अलग से कहीं नहीं किया जाता था। तो वैसे ये बहुत पुराना है मनोविज्ञान अपने आप में, पर इसका जब इतिहास खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब कुछ जो चीज़ें हैं, जब से धरती पर आदम और हव्वा ने प्रवेश किया तब से मन तो उनके साथ ही था ना, तन के साथ मन था तो मन का अपना मनोविज्ञान था, पर इसको एक अध्ययन विषय के रूप में नहीं देखा जाता था। तो इस वजह से हमने पाया कि इसका जो इतिहास है वो छोटा सा हो गया, मतलब बहुत लंबा नहीं है जब से इसको मनोविज्ञान के रूप में देखा गया। और लगातार इस पर रिसर्च होती रही और हमने इसके इतने लंबे अतीत होने के बावजूद जब इतिहास को छोटा पाया तो उसमें भी इसमें कई स्टेप्स आते गए। तो जैसे कि हमने ये देखा कि ये 16वीं शताब्दी के पूर्व जब दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई थी, तो दर्शन शास्त्र के अध्ययन के दौरान ही इस मन का भी अध्ययन लोगों ने किया। तो 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र के साथ या दर्शन शास्त्र के रूप में ही इसको एक शाखा के रूप में अध्ययन का विषय मान लिया गया और ये वहीं पढ़ा जाने लगा। उसकी जो दर्शन शास्त्र की जो दूसरी शाखा थी उसे हमने मनादर्शन कहा था, और इस तरह से दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही मनोविज्ञान पढ़ा जाने लगा। धीरे धीरे जब हम आगे चले, इसके बारे में और अध्ययन किया, तो हमने पाया कि मनोविज्ञान जो है, एक परिपक्व व्यक्ति का मनोविज्ञान और एक अपरिपक्व व्यक्ति का मनोविज्ञान बहुत अलग होता है, बहुत अंतर होता है। तब हमने इसे फिर दो भागों में बांटा, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। फिर हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए एक अलग से शाखा बनी, उसमें हम इसको पढ़ने लगे। धीरे धीरे फिर जब ये आगे बढ़ने लगा तो ऐसे लगा कि बाल मनोविज्ञान भी बहुत संकुचित विषय होता जा रहा है। मन का विज्ञान, तन को पढ़ने में भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ ही हमको बालक के शरीर को भी पढ़ना आना चाहिए, मन को भी पढ़ना आना चाहिए, और चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है तो समाज को भी पढ़ना आना चाहिए। तो बालक का चहुँ ओर का जो विकास है, सभी चारों चीज़ों की जो उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो तो विकास का क्षेत्र हो गया। तो ये मनोविज्ञान भी फिर संकुचित क्षेत्र के रूप में हो गया। इसके आगे जो अगला कदम है, जो थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा विस्तार देता है, मनोविज्ञान का जब विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है तो मनोविकास की श्रेणी में आता है। फिर हमने इसको, चूँकि हम बच्चे का कर रहे थे, तो हमने इसे बाल विकास नाम दिया। बाल विकास के रूप में इसको जाने लगा, हम इसको अध्ययन करने लगे। करते करते जब ये थोड़ा सा और पीढ़ियाँ गुजर गईं और फिर ये जो बाल विकास के रूप में जाना जा रहा था विषय, इसे जाना कि बाल विकास के बजाय इसे यदि मानव वृद्धि विकास कहा जाए तो शायद उपयुक्त होगा। आज की तारीख में इसे फिर हम मानव वृद्धि विकास के रूप में जानने लगे। तो आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को बहुत केंद्रित रूप में करते जा रहे हैं कि शुरुआत जो है मानव होने की, एक परिपक्व होने की, चाहे वो बालक के क्षेत्र से जन्म के वक्त से शुरू हो जाती है, गर्भावस्था से इसका शुभारंभ हो जाता है, पर है तो वो वही, उसी का तो सूक्ष्म रूप आ रहा है। तो आज
हम इसको इस तरह से देखने लगे। हम देखते हैं कि किस तरह से किस अवस्थाओं में बांटा जाता है। तो यदि हम बाल्यावस्था को पढ़ते हैं, बालक की वृद्धि विकास को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलने वाला जो विकास है, उसका जो किया जाने वाला अध्ययन है, उसे हम बाल विकास के क्षेत्र में लेते हैं या मानव वृद्धि विकास के प्रारंभिक दौर के अध्ययन के रूप में ले पाते हैं। इसे अवस्थाओं में जो हमने बांटा, हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, जो कि 9 माह 7 दिवस के आसपास मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 10 दिवस भी माना है, तो 9 माह और 7 से 10 दिवस का भी हम मान सकते हैं। मतलब ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। तो इस तरह से इस गर्भावस्था को हम स्वीकार सकते हैं और मानव पर उस गर्भावस्था का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये हम लोगों ने अपनी कथाओं में, पुरातन कथाओं में भी पढ़ा है। चक्रव्यूह का भेद अभिमन्यु ने गर्भावस्था के दौरान ही जाना था। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारा जो विकास है गर्भ से ही प्रारंभ होता है। गर्भ के दौरान जो हलचल हमें मिलती है, जो माता के माध्यम से बालक तक पहुंचती है, वो उसके आगे वाले विकास को सुनिश्चित करने में प्राथमिक भूमिका निर्वाह करती है। इसके पश्चात जन्म की अवस्था और जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, वो शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था को भी हमने 2 भागों में बांटा, जन्म से लेकर 1 माह तक की अवस्था और फिर 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था, या 2 वर्ष तक कहें तो फिर वो उत्तर शैशवावस्था की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक शैशवावस्था, शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। अब इसमें क्या अंतर? देखिए, इसमें जो प्रमुख अंतर है वो पहला वाला, जन्म से लेकर 1 माह तक की जो अवस्था है, जिसे प्रारंभिक शैशवावस्था कहा, इसे हम पठार की अवस्था भी कहते हैं। पठार की अवस्था इसलिए कि जब बालक 9 माह तक माँ के गर्भ में था, तो उसे अपनी तरफ से कोई भी क्रियाएं नहीं करनी पड़ रही थी, चाहे वो श्वसन हो, पाचन हो, अवशोषण हो, वो सारी क्रियाओं के लिए माँ के आंवल से निर्भर रहता था। सारी शक्तियाँ उसे सीधे वहीं मिलती थी और जन्म के तुरंत पश्चात ही उसे ये सारी क्रियाएं प्रारंभ करनी पड़ती हैं। जैसे ही जन्म लेता है तो तुरंत चारों तरफ वायु से उसका सामना होता है, क्योंकि गर्भ के भीतर चारों तरफ वायु नहीं होती, वहाँ निर्वात होता है। दूसरा, वहाँ प्रकाश भी नहीं होता। जन्म के तुरंत बाद पृथ्वी पर जैसे ही आता है तो वहाँ चारों तरफ प्रकाश होता है। धरती का जो वातावरण है, तापमान है, वो भी थोड़ा सा अलग हुआ करता है। ध्वनि भी माँ के गर्भ के भीतर उसको नहीं थी, इसका भी सामना यहाँ करना पड़ता है। तो देखिए, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को वायु, प्रकाश, ध्वनि, ये प्रमुख 3 चीज़ें हैं जिनका सामना तुरंत करना पड़ता है और इनसे जुड़ी हुई क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे वायु का सामना हुआ तो श्वसन क्रिया का जो प्रारंभ हो जाता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। वो थोड़ा सा आगे चला, उसके हृदय और फेफड़े जब काम करने लगे, रक्त का शुद्धिकरण होने लगा, तापमान बॉडी का निर्मित होने लगा, पसीना आने लगा, तो धीरे से पाचन की भी क्रिया शुरू हुई और फिर अवशोषण और निष्कासन वाला उसने स्तनपान करना शुरू कर दिया। स्तनपान के तुरंत ही उसको पचाना, अवशोषण करना और निष्कासन मतलब मल मूत्र त्यागने की क्रिया का भी शुरुआत हो गया। तो देखिए, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ उसे समायोजन करना पड़ रहा है। ध्वनि, प्रकाश, वायु, पाचन, अवशोषण, निष्कासन, ये बहुत ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बालक को आत्मसात करना पड़ रहा है, समायोजित करना पड़ रहा है इस सर्वाइव करने के लिए। तो इस दौरान उसका जो विकास है वो थोड़ा सा रुक जाता है, या हम कहें थोड़ा सा कहीं पिछले कदम बढ़ाने लगता है। उसका जो अपना नेचुरल जो वज़न होता है, जो जन्म के समय होता है, वो भी कुछ कई बार कम और हो जाया करता है बढ़ने की बजाय। उम्र तो उसकी बढ़ी, वो 1 माह का हो गया, पर उसका जो वज़न है वो थोड़ा सा कम हुआ। प्रारंभिक 15 दिनों में तो अक्सर करके ऐसा होता ही है। इसलिए इसे विकास के क्षेत्र में है पठार की अवस्था कहते हैं। पठार की अवस्था मतलब जहाँ पथरीली भूमि होती है ना, जहाँ पे कुछ विकास संभव नहीं, इसलिए इसे हमने
वहाँ से जोड़कर इसको हम समझते हैं कि ये पठार की अवस्था है। यहाँ विकास संभव नहीं है, यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है, समायोजन चल रहा है। और दूसरा, 1 माह से फिर वो 1 वर्ष तक की अवस्था, वहाँ सर्वाधिक तीव्र गति से विकास होना प्रारंभ कर देता है। मतलब जीवन का, मानव वृद्धि के जीवन का सर्वाधिक विकास की जो दर है वो इसी अवस्था में होती है। कब? 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक। इस वक्त जो उसके विकास की दर है वो 3 गुना हुआ करती है। जन्म के वक्त जितना बालक का वज़न होता है, 1 वर्ष की उम्र आते आते वह 3 गुना हो जाया करता है, जो जीवन में पुनः फिर कभी नहीं प्राप्त होता। तिगुना 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष नहीं, मतलब आपने 1 माह तो वैसे ही निकाल दिया था, 11 माह के अंदर ही तिगुना एक औसत माना जाता है। फिर इसके पश्चात तीव्र गति तो चल ही रही है, पर फिर वो सामान्य अवस्था में उसका फिर वातावरण, आहार, वंशानुक्रम, ये सारी चीज़ें फिर उसके विकास को प्रभावित करने लगती। उत्तर शैशवावस्था तक वो सामान्य तीव्र गति से तो चलता है, पर ये सर्वाधिक तीव्र है, इससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, गति तो वहाँ भी मानी जाएगी तीव्र है। उसके पश्चात हमने बाल्यावस्था प्रारंभ हुई 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है, और इस बाल्यावस्था को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तो जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 6 के ऊपर जो बढ़ रही है 7 वर्ष से, जिसको हम प्रारंभ मान रहे हैं, उसको उत्तर बाल्यावस्था या पश्चिम बाल्यावस्था हम कहते हैं। अब यहाँ क्या अंतर है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो बच्चे को समझ देने के लिए अवस्था है। यहाँ उसकी शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, मांसपेशियाँ, संवेदी तंत्रिकाएं, उन सब में आपस में एक संतुलन की क्रिया चल रही होती है, एक परिपक्वता की क्रिया चल रही होती है। और जैसे जैसे वो परिपक्वता की अवस्था में आता जाता है तो उठना, बैठना, चलना, अपनी दैनिक क्रियाएं करना वो सीखने लगता है। और जब वो 6-7 वाली उम्र में आने लगता है तो उसको हम शालेय अवस्था भी कहने लगते हैं। बाल्यावस्था के साथ उसे शालेय अवस्था भी कहते हैं। मतलब अब उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उनमें आपस में समन्वय की अवस्था आ गई, वो समायोजन ठीक से करने पड़ा। अब शाला मतलब विद्या, ध्यान, पढ़ाई, शिक्षा से संबंधित, अब वो अवस्था आई। अब उसको यदि ज्ञान से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो करवाई जाएंगी तो उनको सहजता से वो ले पाएगा। इससे पहले उसको खुला छोड़कर स्वतंत्र रूप में खेल खेल में सीखने का माहौल देना चाहिए हमको, बिना किसी तनाव या दबाव के। इसलिए इस अवस्था को हमने बिल्कुल मुक्त स्वतंत्र अवस्था कहा। और 7 वर्ष की उम्र में फिर हमने कहा ये बाल्य शिक्षा की अवस्था है। अब इसका शिक्षा प्रारंभ करना शुरू कराना चाहिए। यहाँ हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न और आए कि सीधे बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो जो प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG वगैरह जो आती वो तो पहले की जा सकती है। वहाँ की तो जा सकती है, पर वो जो चीज़ है पाठ्यक्रम रहित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि नर्सरी, LKG जो है पाठ्यक्रम रहित होनी चाहिए। वहाँ सिर्फ हम बच्चे को प्रकृति से, परिवार से, रिश्तों से, सामाजिक अनुभूतियों से, प्रकृति से संपर्क में लाएं और उनका उसको अध्ययन करना सिखाएं, उसको अपने परिवेश से जुड़ना सिखाएं, उस जुड़कर उसको जिज्ञासु माहौल दें जहाँ उसकी जिज्ञासा पैदा हो, और उस जिज्ञासु को शांत करने के लिए वो स्वयं कुछ कदम बढ़ाने की स्थिति में आ पाए। ऐसा हमें माहौल देना चाहिए। उसके बाद जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो वो शिक्षा उसके लिए स्थायी रूप धारण कर पाएगी। तो ये थी हमारी बाल्यावस्था जो 2 से हमने 12 वर्ष तक की ली। इसके पश्चात जो 13 वर्ष की उम्र है उससे लेकर 17 वर्ष तक की उम्र किशोरावस्था कहलाती है। इसे भी 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था है वो 13 वर्ष से 14-15 वर्ष वाली, और 14-15 से 16 के आसपास की जो है वो किशोरावस्था, और फिर 17 के जो ऊपर वाली जो आए वो उत्तर किशोरावस्था। मतलब
हमारा जो शरीर बन रहा होता है, इस वक्त हमारी यौन ग्रंथियां सक्रिय होने लगती हैं और बालक का जो शरीर है वो अपनी हार्मोन्स के आधार पर, यदि स्त्री हार्मोन्स हैं उसमें तो वो स्त्रीचित गुणों की तरफ, और पुरुष है तो पुरुषोचित गुणों की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तो हमारे शरीर में यौनिक परिवर्तन होना प्रारंभ कर देते हैं। इसी संधि काल है युवावस्था का, और इसके पश्चात जो अवस्था आती है जिसे को लास्ट में हमने कहा कि उत्तर किशोर अवस्था, वहाँ मतलब हमारा शरीर परिपक्व हो चुका, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास जो वो चरम पर हो गया। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो युवावस्था या प्रौढ़ावस्था की तरफ चलेंगी। तो जैसे हम यदि बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, मानव वृद्धि विकास के प्रारंभिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम अधिकतम किशोर तक ही जाके और रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद अध्ययन की जो दिशा है वो बदल जाया करती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।